हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल AK आइडल जोन। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम इम्पोर्टेंट बाल विकास के क्वेश्चंस की, जो आपको CTET UPTET में आपको काफ़ी सफलता दिलाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चंस दिया हुआ है, CWSN का अर्थ क्या है। तो पहले जान लेते हैं कि CWSN होता क्या, इसका पूरा नाम क्या होता है। तो इसका जो पूरा नाम होता है दोस्तों, वह चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होता है। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होता है। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का जो मतलब होता है, अर्थ होता है, वह होता है दोस्तों विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों। जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं वो होता है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे या मृदु आवश्यकता वाले व्यक्ति। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है। वृत्तिक वृद्धि, साक्षात्कार, नंबर 3 विश्वास, नंबर 4 संप्रेषण। तो दोस्तों, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। जो मनोविज्ञान शाला है वह उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि जो मनोविज्ञान शाला होती है वह क्या होती है। मनोविज्ञान शाला में दोस्तों बच्चों को एक अलग रास्ता दिखाया जाता है, जो उनकी काउंसलिंग की जाती है। जो वो करना चाहते हैं उनको विभिन्न प्रकार के प्रयोगों द्वारा उनको मतलब जो भी वो भविष्य में करना चाहते हैं उनको वो सिखाया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है। तो यह उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। नंबर 1 ऑप्शन दिए हुए हैं आगरा, नंबर 2 इलाहाबाद, नंबर 3 लखनऊ, नंबर 4 वाराणसी। आयोग जो मानता है इसको दोस्तों इलाहाबाद है। वैसे इसमें जो ऑप्शन नंबर C दिया हुआ है वो लखनऊ दिया हुआ है, लेकिन इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद। इलाहाबाद है इसका सही आंसर। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वह 1949 को पहली बार स्थापित की गई थी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में मनोविज्ञान प्रयोगशाला। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो संबंध स्किनर का चूहों से है एवं थार्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था। दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन बन जाते हैं कि स्किनर ने किस जीवों पर प्रयोग किया था। तो स्किनर ने दोस्तों चूहों एवं कबूतर पर प्रयोग किया था। तो दोस्तों थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, बिल्लियों पर किया था। तो वही संबंध कोहलर का पूछा है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, बंदरों से, मुर्गियों से, नंबर 3 कुत्तों से, नंबर 4 वन मानू से। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर 4 हो जाएगा, वन मानुषों से, जिसको हम चिंपैंजी कहते हैं। और उनके चिंपैंजी का नाम क्या था दोस्तों, ये भी पूछ लिया जाता कि जो कोहलर ने प्रयोग किया था उनमें वन मानुषों या चिंपैंजी का क्या नाम था। तो उसका नाम था दोस्तों सुल्तान। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम का पठार क्या है या अधिगम का पठार है, इसका क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं दोस्तों। नंबर 1 ऑप्शन दिया हुआ है अधिगम की समाप्ति, नंबर 2 अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, नंबर 3 अधिगम में दोष, नंबर 4 अधिगम में अवरोध। तो उसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले तो हम जान लेते हैं कि अधिगम होता क्या है। अधिगम जो होता है जैसे ये एक वक्र से संबंधित होता। वक्र इस प्रकार का होता है, और वक्र कोई बच्चा मतलब पढ़ने में सही है तो वो नीचे से ऊपर को जाएगा, और उसके जो पढ़ने की उन्नति है वो ऊपर को जाएगी। जब उसकी पढ़ने की उन्नति कम हो जाती है तो वक्र धीरे धीरे नीचे आता है, और उसकी उन्नति जब रुक जाती है तो वक्र नीचे गिर जाता है। तो इसको हम अधिगम का पठार कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें माना गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। अधिगम में अवरुद्ध वर्धन से संबंध है। नंबर नेक्स्ट दिया क्वेश्चन, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। नंबर 1 विलियमसन, थॉर्न, रोजर्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भी
जो राइट आंसर दिया हुआ है दोस्तों, संकलनात्मक परामर्श के जो जन्मदाता माना गए हैं वो हैं थॉर्न। थॉर्न इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि क्या है? जो छात्र अवांछित व्यवहार करता है, शिक्षक के अनुरूप व्यवहार करता है, तो उसके संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि क्या है? किस प्रकार से उसको सुधारा जा सकता है? उसे माता पिता को सूचित करना। नंबर 2, छात्र को दंडित नहीं करना है, छात्र के माता पिता को सूचित नहीं करना है, उसे नज़रअंदाज भी नहीं करना है। नंबर 4 दिया हुआ है, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि चौथा जो ऑप्शन है इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना। हम जानेंगे कि सबसे पहले वो अवांछित व्यवहार किसी बच्चे के प्रति या किसी शिक्षक के प्रति क्यों कर रहा है, और उसके बाद उसके उपचारों का सुझाव हम देंगे, उसको सलाह देंगे, और उस सलाह के रूप में वो कार्य करेगा तो वो इन प्रकार की गलतियों से छुटकारा उसे मिल जाएगा। नंबर नेक्स्ट दिया हुआ दोस्तों, डिसलेक्सिया संबंधित है लेखन संबंधी समस्या से। नंबर 2, पढ़ने संबंधी समस्या से। नंबर 3, गणितीय कौशल संबंधी समस्या से। और नंबर 4, वाक क्षमता संबंधी विकार से। विकार माने होता है गलती करना, कमी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पढ़ने संबंधी समस्या इज द ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। डिसलेक्सिया, ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने संबंधी। जब वो पढ़ेगा तो उसको सही से नहीं पढ़ेगा, लक्ष्य जैसे लिखा हुआ है तो उसको अक्स वो पढ़ेगा, ये शब्द उसके आगे पीछे हो जाएंगे। जैसे इसको हम लिखेंगे दोबारा से, लक्ष्य को एक्स यू और एल, तो एक्स यू एल इसको पढ़ेगा ये। तो इस प्रकार की पढ़ने में जो दिक्कत होती है उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। और एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? तो डिसकैलकुलिया दोस्तों जानते हैं आप कि मैथमेटिक्स यानी कि कैलकुलेशन संबंधी या गणना संबंधी समस्याओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रेल लिपि एवं टैप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि दोस्तों ब्रेल लिपि होता क्या है। ब्रेल लिपि क्या होता है? ब्रेल लिपि जो होता है दोस्तों, वह जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं, जो देख नहीं सकते, उनको इस प्रकार से किसी चीज़ पर अंक उभारे जाते हैं और उन अंकों को वो पकड़कर वो बताते हैं कि ये लिखा हुआ क्या है, 1 लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ या क्या लिखा हुआ। वो अंक उनको पकड़कर अंदाज़ा लगाते हैं, आभास लगाते हैं कि यह लिखा क्या हुआ है। तो ये दोस्तों संबंधित हो जाएगा ऑप्शन नंबर दिया हुआ इसमें, श्रवणबंधित विद्यार्थी, दृष्टिबंधित विद्यार्थी, अस्थिबंधित विद्यार्थी। नंबर 4, शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी। तो उसमें आप ऑप्शन समझ गए होंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। दृष्टिबंधित विद्यार्थियों से संबंधित है और ये लुई ब्रेल ने दिया था इसको, इस पद्धति को। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो ब्रेल लिपि है वह किसने दिया था? तो लुईस ब्रेल ने इसको प्रतिपादित किया था। ये क्वेश्चंस भी आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नंबर 1 ऑप्शन दिया हुआ है पेवलॉव, स्किनर, नंबर 3 हल और नंबर 4 थॉर्नडाइक। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्किनर। तो जो बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक है उसके जो जन्मदाता हैं वो हैं स्किनर। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगाकर अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? नेगेटिव आंसर दोस्तों, इसमें ध्यान रखना, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? अन्वेषण, नंबर 2 व्याख्यान विधि, नंबर 3 मस्तिष्क उद्दीलन और नंबर 4 योजना। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा व्याख्यान विधि। व्याख्यान करके हम किसी को समझा नहीं सकते। निम्न में से कौन
ये कोई तरीका नहीं है कि हम उसको वैसे ही पढ़ते जा रहे हैं, व्याख्यान करते जा रहे हैं निबंध टाइप में। वो कारगर विधि शिक्षण की नहीं मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? समावेशी शिक्षा से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समावेशी शिक्षा नंबर 1 दिया हुआ है, समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। नंबर 2, यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए सीखने में अभिवृद्धि करती है। नंबर 3, यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। नंबर 4, यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, समावेश शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। ये तीनों क्या है, इसकी विशेषताएं हैं। समावेश शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है जो सीखने में का उत्पाद नहीं मानी गई है। नंबर 3 जो दिया हुआ है, यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव भी है। यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। तो इसमें जो नेगेटिव आंसर है, गलत आंसर है, नंबर 2 हो जाएगा। 2 इज़ द राइट आंसर। यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण से संबंधित नहीं है? शिक्षक कथन, अभिभावक कथन, छात्र कथन या मौन? तो सबसे पहले जान लेते कि ये क्या होता है, फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली क्या है। तो शिक्षक कथन, शिक्षक और छात्र के बीच में जो वार्तालाप होगी, क्या क्या उसमें होगी? शिक्षक कथन होगा, शिक्षक उससे कुछ भी कह सकता। नंबर 2, बात छात्र भी उससे बात कर सकता, छात्र अपनी बात रख सकता। मौन, छात्र या शिक्षक भी मौन रह सकता, चुप रह सकता। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह है अभिभावक कथन। अभिभावक पढ़ाने शिक्षक और छात्र के बीच में कोई भी इंटरफेयर पढ़ाते वक्त नहीं कर सकता। तो ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अभिभावक कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि, नंबर 1 ध्वनिग्राम, पद, रूपग्राम या शब्द? इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई सबसे छोटी जो इकाई है वो हो जाएगी दोस्तों रूपग्राम इज द राइट आंसर। छात्रों में सही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? जो छात्रों में सही व्यवहार का प्रशिक्षण दिया जाता है उसमें सबसे उपयुक्त ऑप्शन क्या हो सकता है दोस्तों? पुरस्कार देकर, प्रशंसा करके, दंड देकर या सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करके? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम बच्चों को ज़्यादा पुरस्कार भी नहीं दे सकते, ज़्यादा उनकी प्रशंसा भी नहीं कर सकते, ज़्यादा उनको दंड भी नहीं दे सकते। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, जो सबसे सटीक आंसर है दोस्तों, वह सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करके हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? जो समस्या समाधान है उसमें लक्ष्य प्रवणता को संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन नंबर ए कोहलर द्वारा, हल द्वारा या कैंडलर द्वारा, ब्रिंक द्वारा? तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता का जो ऑप्शन दिया था वो दिया था हल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? D.W. एलेन, बुश, डेविड ह्यूम या एचिसन? शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर 3, डेविड ह्यूम इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर या परावर्ती स्तर या दूरवर्ती स्तर? तो ये भी दोस्तों स्मृति स्तर भी, अवबोध भी और परावर्ती स्तर भी हमारे शिक्षण से संबंधित हैं।
जिसमें राइट आंसर दोस्तों इसमें हो जाएगा दूरवर्ती स्तर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हम करके सीखते हैं किसने कहा था। तो दोस्तों ये भी थोड़ा सा ऑप्शन जो आयोग है और जो बुक है उसमें अलग अलग देखने को हमें मिलेगा। डॉक्टर मेंस के द्वारा, योकम के द्वारा और सिम्पसन के द्वारा, कॉलेज सनिक के द्वारा। तो उसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आयोग जिसको मानता है वह है सिम्पसन के द्वारा। हम करके सीखते हैं वह यह कथन दिया था सिम्पसन ने, लेकिन जो बुक में आपको मिलेगा डॉक्टर मेंस के द्वारा इसको सही माना गया। दोनों ही ऑप्शन का चयन आप कर सकते हैं, लेकिन जो सही आंसर सटीक आंसर है वो सिम्पसन के द्वारा 100% माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। स्मृति, बोध, चिंतन या वर्णन। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं हो सकता। स्मृति भी है, बोध भी है, चिंतन भी है, क्योंकि हमें स्मृति बोध भी करना, चिंतन भी करना, लेकिन वर्णन नहीं करना किसी चीज़ का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षण की अंत क्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। जो शिक्षण की अंत क्रियात्मक अवस्था है उसमें मुख्य सक्रिया किसकी होती है। नंबर 1 क्रिया और प्रतिक्रिया की, निदान की, प्रत्यक्षीकरण की या उपयुक्त सभी की। जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों होनी चाहिए। निदान उपचारात्मक शिक्षा, प्रतिक्षण प्रत्यक्ष करके दिखाना और उपयुक्त सभी। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट को क्वेश्चन है दोस्तों, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। तो किस प्रकार का कारण इसमें हो सकता है दोस्तों। अनुक्रिया सामान्यकरण, अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपक सामान्यकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों कोहलर के प्रयोग में आपने देखा होगा कि उसमें उद्दीपन सामान्यकरण का अंतर था। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों उद्दीपक सामान्यकरण, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीखना एक तरह के व्यवहार है। ये सीखना एक तरह के व्यवहार है किसने दिया। संशोधन है, बचाव है, प्रसार है या विस्तार है। सीखना क्या है, संशोधन है। यानी कि दोस्तों सीखना एक प्रकार का हम अपने गलतियों में संशोधन करने हैं, तो वो क्या है, संशोधन है, एक प्रक्रिया है। बचाव नहीं हो सकता, प्रसार नहीं हो सकता, विस्तार नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है चालक अधिगम के लिए, शाब्दिक अधिगम के लिए, नंबर 3 प्रसूत अनुबंधन के लिए, नंबर 4 आकस्मिक अधिगम के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 प्रसूत अनुबंधन के लिए माना जाता। स्किनर का बॉक्स जो प्रयोग था प्रसूत अनुबंधन के लिए जाना जाता। नंबर नेक्स्ट है, बुद्धिमापन का भाटिया बैटरी परीक्षण किससे संबंधित है। 4 उप परीक्षण से, 8 उप परीक्षण से, 5 उप परीक्षण से या 7 उप परीक्षण से। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 5 उप परीक्षण से संबंधित है भाटिया बैटरी परीक्षण जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं होगी। शिक्षण विधि का चयन करते समय किसको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होगी। विद्यार्थियों का मानसिक स्तर रखना पड़ेगा, व्यक्तिगत भेद, अभिभावक की पृष्ठभूमि, विषय की विशिष्ट प्रकृति। यानी कि व्यक्तिगत भेद भी हम उन बच्चों को नहीं दे सकते। अभिभावक की पृष्ठभूमि इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अभिभावक की पृष्ठभूमि का इसमें कोई रोल नहीं होगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। अभिवृद्धि में स्थिरता, सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी और समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, जिज्ञासा की कमी, क्यूरोसिटी की कमी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। सृजनात्मक क्रिएटिविटी, नए नए प्रयोग हम करके उनको दिखाना, आयोजन से, उद्भवन से, अभिप्रेरणा से या प्रबोधन से। तो अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर।
नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है? कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण माना गया है? नंबर 1 ऑप्शन नैतिक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास या मानसिक विकास। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, शारीरिक विकास। ये बुद्धि और विकास का प्रथम चरण होता है, जो शारीरिक विकास होता है उसका। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 साल आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा या अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया? अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 15 में या अनुच्छेद 21A में? तो आप इसको उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। ये आपके लिए होमवर्क हम कह सकते हैं कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है, इसको प्रस्तुतिकरण किया गया है? तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। वैसे मैं बता रहा हूँ कि 46वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसका जो प्रस्तुतिकरण किया गया वो अनुच्छेद 21A में या 21K में इसका जिक्र किया गया है। इस पर प्रकाश डाला गया कि बच्चों को अनिवार्य रूप से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा भारत में दी जानी चाहिए। दोस्तों ये क्वेश्चंस जो थे बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे और आपकी सी-टेट और यूपी-टेट में आपको ज़रूर सफलता दिलाएंगे, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करें। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।